श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज बहुत ही प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर लक्ष्मी भार्गव, जो कि एम्स से रिटायर होके आज एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं और पूरा अपना कार्यकाल इन्होंने बतौर गायनेकोलॉजिस्ट एज इंचार्ज ऑफ स्पेशल विंग रिटायर हुए और आज भी बहुत एक्टिवली बातचीत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। साथियों, परमात्मा ऐसे लोगों को विशेष वरदान देता है जो हमेशा ह्यूमन सर्विस में लगे रहते हैं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैंने डॉक्टर लक्ष्मी से जब भी ये बात करी कि आप हमारे स्टूडियो में आए तो बहुत ही सहर्ष में आपने इस बात की अनुमति दी और मुझे लगा कि मैं अपने श्रोताओं को इनके नॉलेज से, इनके ज्ञान से क्यों ना बेनिफिट उठाऊं। हम डॉक्टर लक्ष्मी से बहुत सी ढेर सी बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले इनके मुख से इनकी इंट्रोडक्शन सुनते हैं और इनसे प्रश्न करने में मेरे साथ विशिष्ट जी और प्रवीण दोनों मदद करेंगे, ताकि हम जो आप लोगों की मनों में किसी भी तरीके की प्रश्न उठते हैं उन सब को हम डॉक्टर साहब के सामने रख सकें। डॉक्टर लक्ष्मी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकालकर हमारे बीच में आने का कष्ट किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने दिल्ली से ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अर्ली ट्रेनिंग एंड अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स में यहीं पे दिल्ली में ही काम किया है और वहाँ से एम्स से रिटायर होके 1993 में तब से मैं सीताराम भरतिया से अटैच्ड हूँ जी। थोड़े से दिनों के लिए धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के साथ भी शुरू में काम किया था जब उनकी शुरुआत हुई थी, और तब से लेके अब तक काम कर रही हूँ। हालांकि लास्ट 3 साल में बहुत थोड़ा काम करती हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले इस बात को भी जानना चाहूँगा कि आपने अपनी MBBS की और पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज़ कहाँ से करी? देखिए, ऐसा है कि आई डिड माई MBBS एंड MD both from Lady Harding Medical College, Delhi. Yes, Delhi. Okay. And in between, I was just given a fellowship while I was still working at Lady Harding. Okay. To go to Australia and take training in gynec endocrinology. Okay. And gynec oncology. Okay. And I had another another 4 months training as a WHO fellowship after I had joined AIMS, जिसमें के गायनिक ओंकोलॉजी की ट्रेनिंग मेरे को थोड़ी मिली। डॉक्टर विजय लक्ष्मी, throughout your career you remained only in AIMS hospital? No. हाँ. I worked, to begin with, I worked in Lady Harding because Okay. AIMS was not there at that time. अच्छा. And then I continued to work there Okay. in different positions like house surgeon, registrar, and then demonstrator. Okay. That was a job created by our professor, Dr. Fatak, because she was also in health ministry at that time. Okay. Because she wanted somebody to work permanently on a low grade. Okay. So I worked like that. Then I worked as a specialist in Central Hospital, Asansol, for 1.5 years. Then came back as lecturer in Lady Harding. Okay. And from lecturership, I joined All India Institute of Medical Sciences as assistant professor, and there I worked till 1993
where I retired as a professor, and after that I worked as a. I first joined Sitaram Bhartia as a gynecologist. Okay. And at the same time, because I was involved with Dharamshila Cancer Hospital, I worked there for a year and a half. Okay. And I retired from there. I left because I shifted my residence to Gurgaon. Okay. It was not possible for me to cover 2 hospitals Right. from here. Right. So then I only worked in Sitaram Bhartia, and there I'm still working. Okay. डॉक्टर साहब मैं एक सवाल करूंगा, जरूर। इतना लंबा आपका कैरियर रहा, हाँ जी। क्या चेंजेस महसूस करती हैं? बहुत चेंजेस, आप चेंजेस की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी तब हमारे पास खाली 2 इन्वेस्टिगेशन थी। एक एक्सरे होता था, एक ब्लड टेस्ट होता था, और एक हिस्टोपैथोलॉजी होती थी। और उन्हीं दिनों साइटोलॉजी शुरू हुई थी 1956-57 में। एंड फ्रॉम देयर, तो तब हम लोगों को एज ट्रेनिंग इन 4th year we were only sort of trained to use our clinical sense, our hands, and these limited investigation. There was no other advanced investigation. But as I sort of grew up further, first of course the ultrasound came, CT scan came, MRI came, then histopathology में various specialties had come, फिर genetics आ गया, फिर आपके biochemical tests, hormone assays आ गए. Because till 1962, when I went in 1967, I had gone to Australia. That was the time. It was just to learn how to do estrogen and progesterone assays in Dr. Brown's lab, the one who started the estimation of estrogen progesterone. So those were the ones early days when the hormone assays were started. डॉक्टर So, मैं but now of course you've got the methods to monitor the baby, you've got the method to evaluate his condition, you've got the method to evaluate in labor how they are progressing, and do various tests so that you can assess how to manage a labor. बट आपके टाइम के डॉक्टर्स दे वर वेरी गुड बिकॉज बाय लुक ऑफ अ पेशेंट दे कुड मेक द डायग्नोसिस। नहीं, देखिए 2-3 चीजें थी। एक तो खाली लुक नहीं थी, to understand a patient, to learn their sort of grievances or anything, what is happening to them, what problems they have, उसके साथ अपनी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स थी उसको कोरिलेट करना पड़ता था। यस, और कोरिलेट करके फिर हम लोग असेस करते थे, और कई दफ़ा बहुत क्लोज sort of correlation में one could make a mistake also. And if you like, I can give you a very early example. When I was a house surgeon, उस ज़माने में जो अगर malignant ovarian का केस कोई आता था, कैंसर ओवरी का एडवांस आता था, तो उसको खोलना भी लोग नहीं पसंद करते थे, क्योंकि खोला तो वो हील नहीं करेगा, और खोल के बाद अगर हम लिमिटेड सर्जरी भी कर दी तो उसकी हीलिंग भी नहीं होगी, उसको ज़्यादा मिजरी बन जाएगी। सो कभी अगर खोलते भी थे तो खोल के बंद कर देते थे तुरंत। तो और वही हाल उन दिनों में ट्यूबरक्लोसिस का था। हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस भी काफ़ी कॉमन हुआ करती थी, स्पेशली। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है। एक मेरा केस था जिसको एज हाउस सर्जन मैंने ही डिस्चार्ज स्लिप लिखी, एडवांस केस ऑफ मैलिग्नेंट ओवेरियन, क्योंकि मैं तो हाउस सर्जन थी, तो और हम लोग ही डिस्चार्ज स्लिप बनाते थे। वो पेशेंट चली गई, भेज दिया हमने घर के, नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। फिर उसके बाद 3 साल के बाद when I was working as a registrar, she came to that OPD where I happened to be the registrar in charge. So when I saw, मैंने कहा तुम यहीं पे एडमिटेड थी? कहले हाँ। मैंने कहा तो तुमने क्या इलाज कराया? कुछ नहीं जी, मैं तो यहाँ से गई हरिद्वार में, फिर मैंने किसी से अपना देसी इलाज कराया और मैं ठीक हूँ। मैंने कहा हो कैसे सकता है तुम? तो उसने मुझे मेरे हाथ की लिखी हुई डिस्चार्ज स्लिप पकड़ा दी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था एडवांस ovarian malignancy. So the clinical symptom, sign, everything was exactly the same what happens. This is what I'm saying. तो उस जमाने में भी हम लोग कभी-कभी ये मिस्टेक बनाते थे, पर for a patient we didn't do। अगर हम सर्जरी करते तो भी उसके लिए खराबी थी, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में एडवांस में आप सर्जरी करेंगे तो उसमें भी नॉन हीलिंग वगैरह की प्रॉब्लम। तो ट्रीटमेंट जो किया वो तो ठीक था, और उसको भेज दिया यहाँ से, वो भी ठीक था। पर टीबी का इलाज देते हम लोग तो ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझते डायग्नोज करके। तो दिस हैपेंड इन, यू कैन से 1957 और 59 के बीच की बात है।
these 3 years. ब्रजेश्वर जी, इससे पहले कि मैं मैडम से स्पेसिफिक सिजेरियन के बारे में बात करूं, आपने कुछ जनरल इनसे बात जाननी हो तो पहले आप पूछिए। बात जानने की बात नहीं है सर, एक क्यूरियोसिटी है। जैसे मैं मतलब अपने से जोड़ के मैं आपको बात बताऊं, 1958 में मेरा बर्थ हुआ भिवानी में, और उस ज़माने की स्थितियां ये थी कि जितने भी बच्चे पहले घरों में पैदा होते थे, दाइयाँ आती थीं और वे बच्चे पैदा कराती थीं। तो मैंने तो नाम सुना उन दिनों भिवानी में, कोई पता नहीं कोई सप्रू या सप्रे करके कोई एक डॉक्टर कोई हुआ करती थी, डॉक्टर सप्रा। हाँ, डॉक्टर सप्रा या समथिंग कुछ, मैंने नाम सुना है अपनी दादी से, अपनी माँ से, अब तो माँ भी नहीं रही, सुना है। तो हुआ ये कि जब मैं पैदा होने वाला था तो लास्ट मिनट पे जो दाई थी उसने हाथ ऊपर कर दिए और उसने कहा कि बच्चा उल्टा है और अब ये केस मेरे वश का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उस ज़माने में ना एम्बुलेंसेज होती थी, कुछ नहीं होता था। उस ज़माने में ये बताते हैं कि जिस तरह से चारपाई पे महिला लेटी होती थी, उसी तरह से कपड़ा उठा के और लोग जैसे डेड बॉडी को लेके जाते हैं, उसी तरीके से हॉस्पिटल में ले जाते थे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो मतलब ऑपरेट हुआ और मैं इस तरीके से पैदा हुआ। तो मैं मतलब उस परिस्थिति को देख के आज भी इस बात को सोचता हूँ कि वो क्या समय था जब सुविधाएं कितनी कम उपलब्ध थी। लेकिन उस डॉक्टर ने, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिवानी में थी, उसने पता नहीं फोर्सेप डिलीवरी या समथिंग किस तरीके से क्या किया होगा, किसी तरीके से मैं पैदा हुआ और ये बात मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ। जी। तो वो समय आपने तो देखा होगा, क्योंकि आप जाहिर है आप जब पढ़ रही होंगी तब। वो ये ब्रीच डिलीवरी कहते थे हम जी इसको, जी, एंड वी वुड डिलीवर द बेबी ब्रीच की तरह से, यानी पर उसके अंदर 2 to 3% रिस्क रहती थी कि हेड ना अटक जाए। हेड अटक जाए। तो उसके लिए हेड अटकने के लिए डिफरेंट मैनूवर्स हम लोग करते थे, पर यही है कि दैट रिस्क वाज ऑलवेज देयर। यस, फोर्सेप को यूज करते हुए, फोर्सेप भी यूज करते थे, हाथ से डिलीवरी होती थी। यस यस, क्योंकि वो जमाना था, आप उन दिनों एमबीबीएस कर रही थी और मैं पैदा हो रहा था। मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद जी, I was born 1933. I was born as a breech, but I was alive, and I was born in Saint Stephen Hospital, जो आजकल का है। जी जी। And there used to be foreigner जो obstetricians हुआ करते थे, वो होते थे। And she took my delivery. I was a premature baby, and I was sort of, you can say, कि resuscitated with difficulty. डॉक्टर तो मेरे को उस जमाने में होते थे। हाँ। तो ब्रीच डिलीवरी वाज ऑलवेज टेकन, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन घरों में जो डिलीवरीज होती थी उनमें जो दाइयां होती थी वो लास्ट मिनट पे हाथ छोड़ देती थी। इसलिए बिकॉज वो पहले से डायग्नोज नहीं करती थी कि क्या है। हाँ। अगर पहले से डायग्नोसिस हो देन यू नो कि व्हाट यू हैव टू डू। यस यस, ऐसी बात है। मैं डॉक्टर साहब जानना चाहता हूँ, इन्होंने नाम लिया फोर्सेप डिलीवरी का। हाँ जी। मैंने सुना है कि फोर्सेप डिलीवरी के भी अपने साइड इफेक्ट्स थे, कहीं लग गया ब्रेन में यस, तो डिफॉर्मिटी आ गई। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा है, ब्रेन में तो इफेक्ट नहीं होता है, पर अगर आपने ठीक से जज नहीं किया उसको, आपने ठीक से अप्लाई नहीं किया फोर्सेप में, तो इंट्राक्रेनियल ट्रॉमा हो सकता है, बट दैट इज वेरी 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 रेयर। वेरी रेयर। नहीं, मेरे को ये सुनने में आया कि जी ब्रेन में जो फोर्सेप लग गया, नहीं होता, ब्रेन में नहीं लग सकता, हेड को थोड़ा कंप्रेस करता है। हाँ, पर ये है कि इमीडिएटली बेबी रिससिटेट हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट ना। नहीं है। फोर्सेप फिर ठीक से अप्लाई करना चाहिए। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि कई दफा हम लोग पुराने जमाने में करते थे तो जरा डिफिकल्ट फोर्सेप भी होते थे, उसको थोड़ा मैनिपुलेट सर को करके और तब फोर्सेप अप्लाई करना पड़ता था, क्योंकि हेड टेढ़ा पड़ा रहता था। तो टेढ़ा करके पहले उसको सीधा करो, फिर उसके बाद फोर्सेप लगाओ। जी। डॉक्टर विजयलक्ष्मी, जो मैं आपसे प्रश्न करने जा रहा हूँ ये बहुत से एस्पेक्ट्स को टच करेगा, इसलिए कृपया पहले मेरा पूरा आप प्रश्न सुन लीजिए। हाँ जी, जरूर। फिर आप अपनी एक्सपर्टाइज से उसके आंसर करिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, आज की यंग जनरेशन अपने बच्चों को जहाँ प्लान करते हैं वहाँ ये भी प्लान करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में वो सिजेरियन कराएंगे। 1, बच्चा कितने बजे, कितने मिनट्स, कितने सेकंड पे वो पैदा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही जन्म कुंडली का वो समय
निकाल के रखा हुआ है। और कई बार मेरे कुछ एक गायनेकोलॉजिस्ट मेल्स भी मित्र हैं, एनेस्थेटिक जो हैं वो भी जानकार हैं, क्योंकि मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरी वाइफ खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। वो भी मुझसे इस तरह की समस्याओं की बात किया करते थे कि उधर पेन्स शुरू हो गए हैं पेशेंट के, और उनका हस्बैंड या घर वाले ये कहते हैं कि जी ऐसा है मैडम, इसको कल सुबह 10:10 और 15 सेकंड पे इसको आपने जन्म दिलवाना है। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ये कहते हैं हमारे लिए यहाँ तक दिक्कत आ जाती है कि कई बार इतना डिले करने से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, बच्चा जो है वो एक्सपायर कर जाता है। तो मैं प्लस ये तो एक एस्पेक्ट है मेरे प्रश्न का। दूसरा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो हॉस्पिटल है उनमें भी एथिक्स की बहुत कमी हो गई है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सिजेरियन की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं, बिकॉज दे गेट मच मोर मनी देन दी नॉर्मल डिलीवरी। तो इन सब एस्पेक्ट के ऊपर आप अपनी एक्सपर्टाइज ओपिनियन दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो श्रोता हैं उनको ये समझ आए कि डॉक्टर की भी मजबूरी है, वो एक समय तक वेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो सिजेरियन को सजेस्ट करते हैं तो भी वो बहुत कुछ एग्जामिन करके करते हैं। इन सब के ऊपर प्लीज आप अपनी एक्सपर्टाइज बताने का प्रयास करें। जो पहला प्रश्न आपने पूछा वो ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि आप डिलीवरी को डिले करिए। यस। पर जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमारे पास जो 2-3 पेशेंट, मतलब ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा नहीं आते जो कि मुहूर्त निकलवा के आए जी, बहुत कम आते हैं। और जो आते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए कल की डेट हमारी इतने की है, अब आप प्लान कर लीजिए। और ज़्यादातर लोग वो ऐसे होते हैं जिनका लेबर पेन नहीं स्टार्ट होता है। हाँ। तो जैसे कि अगर हमारी ड्यू डेट 41 वीक्स पर हमें वेट करना है, 41 वीक्स 4 तारीख को है, तो आप 1 तारीख को चाहते हैं कि 1 तारीख को डिलीवर कर दीजिए ना। इस स्थिति में ऑफ कोर्स हम लोग समझाते हैं पेशेंट को कि देखिए बेबी इज मैच्योर, वो भी बिल्कुल सही है, बेबी अच्छा निकलेगा, ये भी बिल्कुल सही है, परंतु सिजेरियन करना ज़रूरी है ये ज़रूरी नहीं है। और सिजेरियन के जो अपने डिसएडवांटेज होते हैं हम लोग हमेशा बताते हैं उनको, बताते हैं कि इससे आगे के लिए आपको क्या तकलीफ हो सकती है और बेबी के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट इवन देन इफ दे इंसिस्ट देन एटलीस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में they sort of agree and they do it. That is what I have seen in most of the cases. पर as far as general hospital is concerned, हो सकता है उसमें theater भी ना मिले। Yes. तो general hospital में like AIIMS where there's so much of rush, और सफदरजंग hospital where there's so much of rush, or you can take any public hospital जहाँ पे बहुत ज़्यादा rush होता है, तो वहाँ पे वो कभी भी गारंटी नहीं कर सकते कि हम इस स्थिति में करेंगे ही नहीं करेंगे जी। तो भी हम लोग हमेशा पेशेंट को ये समझा के रखते हैं, बिकॉज पेशेंट के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। उनकी जो बिलीफ है उसमें भी काम करना अच्छा है, और उनको सब चीज़ का पता होना चाहिए कि उसका नुकसान क्या है और क्या लिमिटेशंस है डॉक्टर्स की। ऐसा कोई अब लेबर पेन अगर स्टार्ट हो गया है, देयर इज नो वे इन विच यू कैन वेट टिल टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, बिकॉज लेबर तो अपना जगह लेगा, आप उसको रिटार्ड करने के लिए दवाइयाँ भी दें तो भी यू आर नॉट श्योर कि वो लेबर रिटार्ड हो जाएगा। तो इसलिए वो आप गारंटी कर ही नहीं सकते। राइट। एंड यू मस्ट डिलीवर। और दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट के बच्चे को मॉनिटर करना पड़ेगा। आजकल सुविधा हो गई है कि हम लोग कार्डियोटोकोग्राफी वगैरह कर लेते हैं, जिससे कि बेबी की स्थिति पता रहती है जी। तो वो तो अगर बेबी को डेंजर है, वी हैव टू डिलीवर वेदर दे लाइक इट और डिसलाइक इट। ओके। तो श्रोताओं, ये बात सामने निकल के आई कि अगर आप किसी निश्चित टाइम डेट के हिसाब से सिजेरियन करना
चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ये आपको डॉक्टर के डिस्क्रिशन पर छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप इसकी चॉइस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये मान के चलें कि आप अपने आप को एक बच्चे को बहुत बड़े रिस्क में डालकर इस बात को लेके चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल एक आ गया, लेबर पेन से आ गया। लेबर पेन की नहीं आती जब, तो पिटोसिन इंड्यूस की जाती है। पिटोसिन के भी अपने साइड इफेक्ट है, दे हैव देयर लिमिटेशंस। देखिए ऐसा है, कोई भी ड्रग आजकल जो दी जाती है ये इंड्यूस करने के लिए लेबर को, उसमें ये रिस्क रहता है कि कभी कभी अगर थोड़ी ज़्यादा डोज चली जाए तो यूट्राइन कंट्रैक्शंस थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होकर फीटल डिस्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। एंड इतना मतलब इतनी ज़्यादा तो कोई भी नहीं देता कि इट विल रिजॉर्ट टू रप्चर यूट्रस। दैट यूज्ड टू बी इन वेरी ओल्डन डेज। कभी गलती से चला गया, फ्लो कर गया, बहुत स्ट्रांग कंट्रैक्शन हुआ तो रप्चर यूट्रस भी हुआ करता था, जो आजकल नहीं होता है। तो अभी मतलब ये है कि देयर इज, पर अगर आप उसको बिल्कुल देख के रेट, जिस रेट से देना चाहिए, जिससे, और लेबर पेन्स को मॉनिटर करना उस समय कि इस रेट से हमारे पास ये इतने लेबर पेन आ रहे हैं, हमको इतने देर का लेबर पेन चाहिए, फिर हमको थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए, फिर लेबर पेन चाहिए। तो वो हर एक डॉक्टर को अपना रेट जज करना पड़ता है कि हम लोग पिटोसिन ड्रिप किस रेट से दें। It is also a specialized job. No, it is not specialized. Every obstetrician knows about it. अच्छा, This is a training which was even in our time we were given. Okay. डॉक्टर विजय लक्ष्मी, मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को किस स्टेज पे आके एक स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और फिर कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए ऐसा है, मैं तो हमेशा ये समझती हूँ कि किसी को प्रेगनेंसी होने से पहले किसी गायनेकोलॉजिस्ट से ओपिनियन ले लेनी चाहिए, अपना एग्जामिन करा लेना चाहिए। और जो भी व्हेन दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कहते हैं, तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में वी टेल देम व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच आर नेसेसरी। फॉर एग्जांपल किसी को थैलेसीमिया है, तो वी विल गेट द मतलब इफ यू नो द थैलेसीमिया है, तो हस्बैंड का भी करा के, अगर हमें पता है कि रेसेसिव फैक्टर है, देन वी कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट एंड गेट द टेस्ट डन कि बेबी तो कहीं थैलेसीमिक नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के एजुकेटेड लोग तो आने लगे, because I do get some patient. I'm not doing obstetrics, I'm not doing deliveries, but they all come. I have seen many patients who come to me कि अब हम प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, हमें बताइए। So I give them the schedule of the investigation जो करनी चाहिए। For example, blood group must be done. Rubella infection के लिए it must be done, because if they are not immunized, we immunize them before they become pregnant. And they are like that. There are multiple some tests which need to be done, and they are to be counseled कि भाई ये है, ठीक है। Then you also ask them about the history, उनकी medical history, कि उनको diabetes, कोई renal disease, कोई heart disease, या कोई भी allergic asthmatic थी, या कोई thrombus, कुछ भी medical condition हो, तो we should make the patient in the best physical state before she becomes pregnant. तो प्री प्रेगनेंसी मेरे हिसाब से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। स्पेशली आजकल की एजुकेटेड लड़कियां आने लगी हैं, परंतु अभी आम जनता में ये प्रचलित नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है और ये प्रचलित भी नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है, और फिर उनको थोड़ा एडवाइस भी किया जा सकता है कि भाई आप किस तरीके से रहिए। आप अगर बहुत ओवरवेट हैं, अपना वज़न कम करिए, डायबिटिक हैं तो प्रॉपर स्टेज में आ जाए, थायराइड अगर उनको है तो भाई थायराइड जिस स्टेज में हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं उस स्टेज का आ जाए। आप समझ रहे हैं? तो उनको प्रिपेयर प्रेगनेंसी के लिए करना बहुत अच्छा रहता है। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत लोगों में होता है, पर अगर 100 में से 3 लोगों में भी होता है, then it is worth it. Right. So everybody is supposed to come with those conditions which are quite convenient for pregnancy. नहीं,
मैंने कंडीशन नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि हर एक लेडी जो प्रेगनेंसी प्लान करती है एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करा ले। ठीक है। और वो जो वेदर दे हैव एनी प्रॉब्लम और नॉट, इट डजंट मैटर। राइट। गायनेकोलॉजिस्ट विल आस्क देम कि भैया आपको, वो अपना निकालेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। यस, बाय टेकिंग देयर हिस्ट्री एंड बाय डूइंग इन्वेस्टिगेशंस। ओके। डॉक्टर साहब, एक आजकल नया प्रचलन है बहुत जी, ज्यादा, लिव इन रिलेशनशिप वाला। हाँ जी। इसमें भी मेडिकल कोई प्रॉब्लम्स आती हैं लिव इन रिलेशनशिप में? देखिए, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, कभी कभी अननोन, मतलब अननोइंगली, in spite of taking all precautions, pregnancy हो जाती है. If they don't want that pregnancy, then it has to be terminated. But and that government of India allows. नहीं, that is absolutely true. But live in relationship में ये देखा जाता है कि 6 महीने रहे, सूट नहीं करा, then we'll go for another partner. हाँ जी. So they are नहीं, देखिए, medical. मल्टीपल पार्टनर्स से सिर्फ एक ही शर्त रहता है कि भाई उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो जाए। और सेकेंड, पुराने ज़माने में कैंसर सर्विक्स का भी रिस्क ज़्यादा रहता था, पर आजकल चूँकि कैंसर सर्विक्स के लिए आजकल वैक्सीनेशन आ गई है, प्रिकॉशंस आ गए हैं, लोग ज़रा जल्दी पेप्समियर वगैरह कराने लगे हैं, उसकी फैसिलिटी हो गई है, तो अब कैंसर सर्विक्स की इंसिडेंस तो नहीं है ज़्यादा, परंतु दैट वाज अ रिस्क प्रीवियसली। बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का तो होता है, दे डोंट टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी, जो कि एम्स से रिटायर हुए और उसके बाद भी अभी तक, इस एज तक भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं के बिहाफ पर आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम आने वाले समय में आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि जिस एस्पेक्ट को हमने सिजेरियन प्रेगनेंसी को टच किया है, आने वाले किसी लेक्चर में आपसे इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी है वो हम आपका समय की कन्वीनियंस देख के आपको पुनः अपने स्टूडियो में याद करेंगे और आप हमारे श्रोताओं को और अधिक जागरूक करें और अधिक अवेयर करें। डॉक्टर साहब, हम और आप जिस एज में हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यहाँ दौलत वालों ने ज़िंदगी में अलग से क्या पा लिया है, ठीक है, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया है। तो डॉक्टर साहब, ये एज, ये डिवोशन, ये अलर्टनेस खुद को गवा के पाने की स्थिति है। सोसाइटी ने आपको हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी, आने वाली जनरेशन को, जो इतने व्यस्त हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम, नंबर 1, आप यू विल एक्सक्यूज मी, कि हम शादी कर लें, उसके बाद ये भी समय नहीं है कि अगर शादी हो गई तो बच्चे कर लें। ऐसे कपल्स को उनके घर बैठे अवेयरनेस देना, ये आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर से ही संभव हो सकेगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपको पुनः याद करेंगे और आप इस उपकार को करते रहिए हमारे श्रोताओं पे, ताकि आपके द्वारा दी गई अवेयरनेस उनको और अधिक सही ढंग से आगे बढ़ने में मददगार साबित। देखिए, कोशिश तो मैं पूरी करूँगी।